हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एजुकेशन। 11 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, चार ये शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद 3 शिफ्ट और बचेंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर आप पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है एनटीपीसी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले 1/4 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1/4 तो 1/4 आ जाएगा, और फिर 1/4 से और मल्टीप्लाई है तो 1/16 आ जाएगा ऊपर वाली चीज, डिवाइड बाय 1/8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1/64। अब हमें क्या करना है, 1/8 में 1/64 ऐड करना है, तो 64 एलसीएम आएगा। 8 टाइम डिवाइड होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 64 से 64 1 टाइम होगा तो 1, तो ये आ जाएगा 9/64 प्लस यहाँ पे आएगा 9 - 4 यानी 5/9। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 16 चौके 64 यानी ये कितना आ गया, यहाँ पे तो कट गया, ये 1/1 बचा है, और ये 9/4 से डिवाइड है, ये उल्टा हो जाएगा यानी 4/9। यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा है 4/9। इसमें हमें 5/9 और ऐड करना है। 4 और 5 9, 9/9 कितना आंसर आ जाएगा 1। 1 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। बोला गया है कि एक सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल बना रहे हैं जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितनी हम बॉल बना पाएंगे, वही सिंपल सी चीज है, वॉल्यूम इक्वल करना है अगर एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई, अगर आपके दिमाग में होगी तो आप इसको बिना सॉल्व करे आंसर लगा सकते हो 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली है क्या, स्फेयर है अपना। क्या है, स्फेयर है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ एक ही कंपोनेंट रेडियस पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा और दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ जो स्फेयर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, r/r का होल क्यूब। बेसिकली क्यूब में आंसर आता है। पहले साइड 6 थी, बाद में 3 हो गई, तो 6/3 2 आएगा, और 2 का क्यूब 8, इसीलिए मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट 8 आंसर आएगा। ठीक है, 6/3 का क्यूब करना है, मतलब 8 आंसर आ जाएगा। अब जिन लोगों को ये चीज पता होगी तो सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा था, तो तुरंत देखते ही सवाल हो जाता। बोला गया कि निर्मल किसी काम को 45 डेज में करता है। अमित है 25% ज्यादा एफिशिएंट है निर्मल से। अमित और निर्मल की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। निर्मल की इफिशियंसी से 25% ज्यादा है, 25% होता है 1/4। अगर निर्मल 1/4 मतलब निर्मल की अगर इफिशियंसी 4 है तो अमित की 1 ज्यादा होगी, मतलब 5। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा। कैसे टोटल वर्क क्या होता है, किसकी बात कर रहा था पहले, ये निर्मल के। निर्मल किसी काम को 45 डेज में करता है और निर्मल की इफिशियंसी कितनी है 4, यानी टोटल वर्क आ गया 180। अब हमसे बोला गया है कि अमित कितने दिन में करेगा इस काम को। 180 काम है अमित को करना है, तो 5 की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, 36 डेज। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये डाटा गिवन है मंथली प्रोडक्शन का। पूछा क्या है इसमें, इन विच मंथ डिड द कंपनी रिपोर्ट द हाईएस्ट ग्रोथ। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ हमें निकालनी है एज कंपेयर विद द रेस्पेक्टिव प्रीवियस मंथ। पिछले महीने के कंपैरिजन में हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे हुई है, ये हमें चाहिए। तो सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। जुलाई में देखते हैं। देखो 350 से 380 हो गया, कितना बड़ा है 30 बड़ा है। अगर परसेंटेज देखें तो लगभग कितना आएगा, 30 है वो, 350 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी और 50 थे, यह आएगा 60/7, 7/8 56। ठीक है, और 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पहले वाले जो मंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो 8.5% अप्रोक्स इंक्रीज हुआ है। अक्टूबर में अगर हम बात करें तो अक्टूबर में देखो 525 से 650 हो गया। अगर रेशो लेंगे तो 25 दूनी 50, 2 बचेंगे, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, फिर कितने बचे 15, 150, 25 6 125, 21 से 26 हो गया, यानी 5 बढ़ा है किस पे 21 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 और 8 बचेंगे 80, 21 63, 21 चौके 84, यानी 24% से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, लगभग 23 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आएगा। हाईएस्ट इंक्रीज चाहिए था, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं जून। जून में देखो क्या हुआ है, 350 से 300 नहीं सॉरी, जून में देखना है तो प्रीवियस ईयर के मंथ में देखना पड़ेगा। प्रीवियस मंथ के रेस्पेक्ट में 252 से कितना हो गया है, 350 हो गया है। कितना बड़ा है 98, मुझे लग रहा है यही सबसे ज्यादा इंक्रीज है, 98/250। देखो अब इसको थोड़ा हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। 98 है ना, इसको 100 मान लेते हैं, और ये जो 250 है इसको 250 मान लेते हैं, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, 2/5 है, यानी लगभग मैं कह सकता हूँ 40% के अप्रोक्स है, यानी सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब लास्ट वाले को और देख लेते हैं फटाफट। लास्ट वाला क्या है, सितंबर। तो सितंबर में देखेंगे तो 425 से 525 हो गया। रेशियो लेंगे तो 25 एकम 25, फिर यहाँ से बचेगा 17, 25 175, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, 17 से 21 हो गया, 4 बढ़ा है 17 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
कितना हो जाएगा ये 17 दूनी 34, यानी इतना तो नहीं आएगा ना, 40 प्लस तो नहीं आएगा, 40 से कम ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो जून में है, किस महीने के कंपैरिजन में, इससे पिछला मई के कंपैरिजन में, ठीक है, सबसे मैक्सिमम इंक्रीज यहीं पर है। नेक्स्ट सवाल है, पीबीए और पीडीसी अपने पास क्या है, 2 सेकेंड है, ठीक है, एडी है वो ओ से, एडी क्या है अपने पास, डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है, एंगल ए गिवन है, एंगल पी गिवन है, और एंगल डीबीसी पूछा है। इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे ये अपने पास डायमीटर है और हमें एंगल कौन सा पूछा है, डीबीसी, डीबीसी यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल, ये अपने पास डायमीटर है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो, अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या मैं, ये वाला एंगल निकल जाएगा ना। डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी ये कंप्लीट एंगल है, ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 का होगा, फिर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 का हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। ये 90 है, 20 ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, कितना, 9 और 2 11, यानी ये 70 डिग्री हो जाएगा। हमें चाहिए कौन सा था एंगल, डीबीसी, यानी जो हमें एंगल चाहिए वो सिर्फ हमें इतना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें एंगल चाहिए डीबीसी, यानी ये एंगल चाहिए, तो इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, इस वाले ट्राइंगल पर। इस वाले ट्राइंगल पर देखोगे तो इसमें देखो क्या है, इस वाले बेस, कौन से बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल तो 70 हो गया, ये हमें फाइंड करना था। इस बेस पर अगर आप देख रहे हो तो ये वाला एंगल सर्कमफ्रेंस से 30 बन रहा है, और इस सेम बेस पर ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी, ये वाला, यानी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में ये 70 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल निकल जाएगा कितना, 110 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी। ट्राइंगल CBD में दो एंगल का सम 110 और 110 और 30 140 हो गया, तो ये बचा एंगल फिर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला गया ये नंबर है डिविजिबल है 88 से, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, यूनिट डिजिट नंबर है, पी गुणा क्यू चाहिए। देखो ये कितना डिजिट का नंबर है, 2 4 6 7 डिजिट का है, तो पहले तो इसको मैं 8 का बना रहा हूँ, आगे एक 0 चिपका दूंगा, 6P 5 1 5 7 Q। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर नंबर 88 से डिविजिबल है तो 11 गुणा 8 से डिविजिबल होगा। 11 का क्या है, इवन और ऑड प्लेस पे नंबर है, उनका डिफरेंस है 0 है, 11 का मल्टीपल, तो डिफरेंस लेते हैं, 6 - 0 तो 6, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 - P, 5 - P, फिर यहाँ पे 5 - 1 तो कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे Q - 7, प्लस का Q माइनस का 7, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 - 7 यानी प्लस का 8 आएगा, और माइनस P और प्लस का Q बचा है, ये ऐसे लिख दो, Q - P, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अब 8 का रूल और देखते हैं, 8 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट अपने डिविजिबल होने चाहिए, किससे, 8 से, तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 7 Q 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नंबर आ पाएंगे, देखो जो ऑड नंबर तो अपने पास आएंगे ही नहीं, तो क्या क्या आ सकता है, 0 2 4 6 8, क्योंकि ऑड आएंगे तो 8 से कैसे डिविजिबल होंगे। दूसरा, 8 के अंदर 4 भी छिपा है, 2 भी छिपा है, ठीक है, और 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 4 से, तो 0 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 लूंगा तो 70 होगा। अगर मैंने 2 लिया तो 72 तो डिविजिबल होगा 4 से, लेकिन क्या ये 8 से होगा, तो 8 7 तो 56, एक बचेगा 12, नहीं हो पाएगा, 2 लेने पर भी नहीं होगा। अगर मैंने 4 लिया तो 4 लूंगा तो ये 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 8 से तो कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा, 6 आएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि 576 यहाँ पे चॉइस से डिविजिबल होता है तो 8 से भी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस से समझा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ तो ये 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, ठीक है, और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 8 78 4 से नहीं होता तो 8 से कैसे होगा, यानी केवल मात्र एक ऑप्शन बचा है अपने पास, क्या, कि Q की वैल्यू 6 आएगी। अगर Q 6 आएगा तो मैं कह सकता हूँ 8 + 6 - P, यानी मैं कह सकता हूँ 8 और 6 14, 14 - P को डिविजिबल होना पड़ेगा 11 से। P की ऐसी क्या वैल्यू लूँ जिससे कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे कि 3 घटा दो इसमें से, तो 14 - 3 11 आ जाएगा, जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी Q अपने पास 6 आ चुका है, P 3 आ चुका है। हमसे सवाल में पूछा था P गुणा Q, तो 6 गुणा 3 मतलब क्या हो जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द एल्टीट्यूड इन सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स Q टू साइड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो यहाँ वर्टेक्स Q से बात कर रहा है, तो Q को हम ऊपर ले लेते हैं, P को नीचे ले लेते हैं, और R को यहाँ पे ले लेंगे, तो PQR हो गया। ट्राइंगल PQR में क्या बोला था, PQ की वैल्यू 40 है, ठीक है, PR की वैल्यू 40 है, ठीक है, QR की वैल्यू 60 है। तो क्या पूछा है हमसे, Q से हमने क्या है, एक वर्टेक्स डाला है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड। तो हमसे पूछा क्या गया है, ट्राइंगल PQR के शीर्ष Q से भुजा PR का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ओके, इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स से इसको S मैंने मान लिया। तो हमसे सवाल में पूछा है QS की वैल्यू, यानी एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए हमें। तो कैसे निकाल सकते हो आप एल्टीट्यूड की वैल्यू, देखो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अपने पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया इक्वल कर दो आप यहाँ पे, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, इसकी हाइट h मान लेता हूँ मैं, इसका बेस ले रहा हूँ PR 40 इंटू हाइट h, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप इसको निकालने के ना अपने पास दो तरीके हैं। दूसरा एरिया या तो आप हीरोन फॉर्मूला है जो अपना √s s माइनस a s माइनस b s माइनस उससे निकाल लो। अगर आप उससे नहीं निकालना चाहते हो तो अपने पास एक और तरीका है। क्या आपको पता था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, यानी ये दो साइड बराबर हैं और आपने इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये बाइसेक्ट होता है, क्योंकि ये क्या था आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये साइड 30 हो जाएगा, ये भी साइड 30 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास, यहाँ पे मैं इस वाले डायग्राम में समझाता हूँ आपको अलग से, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। ये वाली साइड 40 थी, ये वाली साइड 40 थी और ये वाली साइड 60 है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो मैं बोल रहा हूँ कि बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये भी 30 ये भी 30। अगर ये 30 है ये 40 है तो क्या ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √। तो 40 और 30 कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 70 और 40 + 30 और 40 - 30 700, कितना आ गया ये 70 × 10 700 का √, जिसको मैं लिख दूंगा 100 × 7, यानी 10 √7 आ गई हाइट। √7 आएगा सब में और सब में गिवन ही है। यानी अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका एरिया निकाल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं हाइट को ये वाली ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2। बेस कौन सा लेंगे हम, QR, यानी 60 इंटू हाइट। हाइट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितनी आई है हाइट अपने पास 10 √7। अगर ऐसे नहीं निकालना था तो हीरोन फॉर्मूला लगा देते। बहुत सारे तरीके होते हैं एक चीज सवाल को करने के। ठीक है, 10 से ये चले जाएगा कितने टाइम 4 टाइम, और 4 से ये चले जाएगा 15 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ जो अपनी हाइट निकल के आ गई वो कितनी आ गई 15 √7। ये तरीके से मैंने बता दिया, हीरोन फॉर्मूला से निकाल लेना आप। नेक्स्ट सवाल क्या है, रूबी और सोनी की जो औसत एज है वो 40 ईयर है और उनकी एज का रेशो ये है। रूबी और सोनी की एज का रेशो ये है, एवरेज 40 है। इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इसके साथ चाहो तो वेरिएबल मान लो 11x + 5x। एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग, इससे 1 सेकंड 2 से डिवाइड। सवाल में बोला है ये 40 है, यानी 11 और 5 16, x की वैल्यू 80 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x की वैल्यू 5 आ गई। तो सोने की आयु कितनी है, यानी 5 रेशो की वैल्यू पूछी है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। वेरिएबल मानने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने मान लिया। अपना क्या पूछा गया यहाँ पे, इन विच ईयर टोटल, जो भी टर्म है ये पता नहीं क्या है, ऑफ लोन बैंक A एंड B, A और B का है वो कौन सी ईयर में इक्वल है किसके, C एंड D के। यानी हमें तो सिर्फ ये देखना है कि A और B और C और D बराबर होनी चाहिए कौन सी ईयर में। तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, ज़्यादा बेटर है ना। A एंड B देखो, A यहाँ पे है B यहाँ पे है, 22 18 कितने हो रहे हैं। ऑप्शन से बनाने से फायदा क्या होगा, हो सकता है कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, जैसे इस सवाल में था। इन दोनों का सम भी 40 हो रहा है, इन दोनों का सम भी 40 हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन से कभी कभी ज़्यादा चीज़ें इजीली हो जाती है। नॉर्मली क्या करते हैं आप, मान लो अगर आप यहाँ से बनाना शुरू करते तो तीनों बना लेते फिर होता, तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी ईजी भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 4 से ज़्यादा ईयर होती 5 6, तो उसमें फिर 4 में ट्राई करना पड़ता है ना हमें। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो इसको हम बेसिक से ही कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, क्या आएगा sin θ × 1 + cos θ। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर θ हो जाएगा, और यहाँ 1 + cos θ है उसका होल स्क्वायर, यानी 1 + cos स्क्वायर θ प्लस में 2 cos θ। इस पूरे से मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ क्या है 1/tan θ + cot θ, tan θ + cot θ है। अब इसको तो आपको ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। कैसे, क्योंकि ये होता है sin बटे cos, ये होता है cos बटे sin। जब एलसीएम लोगे तो इधर sin स्क्वायर बन जाता है, इधर cos स्क्वायर बनता है। मतलब डायरेक्ट रिजल्ट याद ये होना चाहिए कि ये होता है 1/sin θ × cos θ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/sin θ × cos θ, तो वो ऊपर चले जाएगा इस केस में, तो ये आ जाएगा sin θ × cos θ। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ आएगी इसको मैंने यहाँ पे ऊपर भेज दिया, एक टर्म थोड़ी कम कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो sin स्क्वायर θ और cos स्क्वायर θ 1 होता है, और एक ऑलरेडी 1 था, यानी 1 और 1 2, 2 + 2 cos θ है, तो 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 1 + cos θ, और नीचे क्या था sin θ × 1 + cos θ। तो 1 + cos θ से 1 + cos θ कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा है 2/sin θ, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है sin θ × cos θ। sin θ से sin θ कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया अपने पास, सिंपली 2 cos θ बच गया। बाकी तो वैल्यू पुटिंग वगैरह भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से अगर बनाना चाहते हो तो 45 मत पुट करना, क्योंकि दोनों सेम आ जाएंगे। ओके, ये एक सवाल है। क्या बोला गया यहाँ पे, अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि साइड AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला है, साइड AD और CD की लंबाई गिवन है 5 और 13, तो साइड AD और विकर्ण, और साइड AD है डायगोनल AC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है।
तो हम इस पे ही फोकस करते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अपन को इसका एरिया चाहिए पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो इसको हम दो पार्ट में करते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो तो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक साइड आपको 5 गिवन है, एक साइड 13 गिवन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ साइड AC की लंबाई 12 हो जाएगी। साइड AC क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, एक तो ट्राइंगल DCA का एरिया निकालूंगा प्लस ट्राइंगल ACB का। अब DCA का तो एरिया हमें निकल ही चुका है, क्या ये क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था, यानी 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, तो 5 गुना 12 60, 60/2, यानी ये कितना आ जाएगा 30। डायरेक्ट लिख दो, इसका 30 आ जाएगा एरिया प्लस। तो अब हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल ACB का एरिया चाहिए। ACB कहाँ पे है, ACB देखो यहाँ पे दिखने में भले ही आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार दिखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन दिखने से मतलब नहीं है, सवाल में बोला नहीं है ये कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल था, अब पता नहीं है ना ये 90 है या नहीं है, तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल ACB का एरिया चाहिए। अब इसमें क्या था, ट्राइंगल ACB में अगर मैं इसको बेस ले लूँ, कौन से को, इस साइड को बेस अगर हम ले लें, तो ये क्या है, और ये साइड 10 और 10 है, मतलब ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी इधर बनाता हूँ, यहाँ पे दो साइड तो अपने पास 10 10 है, वो एक कौन सी 10 है, AB 10 है और एक BC 10 है, और साइड AC कितना है 12, और ये क्या है पॉइंट B से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ पे क्या डाला हुआ है, एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये पॉइंट E है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट E है और ये 12 है, तो इसका हमें एरिया चाहिए। अब तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं बेस ये वाला ले लूँ AC, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा 12 इंटू, अब मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। अब इसकी हाइट कैसे निकालोगे, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये दो साइड इक्वल हो गई, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लाइन भी क्या होती है बाइसेक्ट होती है, यानी ये लेंथ भी 6 हो जाएगी, ये लेंथ भी 6 हो जाएगी। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एक छुटकू, ये 6 है ये 10 है, तो ये ट्राइंगल 8 हो जाएगी। 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट, यानी हमारे पास हाइट आ चुकी है कितनी 8, 12 × 96, 96/2 कितना हो जाएगा 48, यानी 30 + 48 कितना आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, इसको 90 मानने की गलती मत कर लेना, क्योंकि दिखने में वो 90 जैसा लग रहा है बट है नहीं, सवाल में ना तो हमसे बोला भी है कि 90 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला गया कि ए पुलिसमैन रनिंग एट स्पीड ऑफ 65 km/h इज चेजिंग ए थीफ हु इज 1200 मीटर अवे फ्रॉम हिज। देखो एक पुलिस है और एक चोर है, चोर है वो पुलिस से 1200 मीटर की दूरी पर है, तो अब पुलिस को चोर को पकड़ना है, मान लो इस पॉइंट पर पकड़ा जाएगा, तो चोर यहाँ तक भागेगा और पुलिस यहाँ तक भागेगी। क्या बोला गया है कि 65 किलोमीटर की चाल से कौन दौड़ रहा है, पुलिस वाला, ये 65 से दौड़ रहा है, और चोर कितना दौड़ रहा है 41 से, ये 41 से। हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं पहले, सेम डायरेक्शन में है तो 65 - 41, तो कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, इसको अभी हम वैसे मिनट में पूछा है तो एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, km/h में था ना, ये मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 6 3 18 और 6 4 24, यानी ये आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। अब टाइम निकालते हैं, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी 1200 और स्पीड क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, यानी 20/3, 3 चले जाएगा ऊपर, 20 से काटेंगे 20 6 120, 60 या 180, 180 सेकंड लगाए चोर को पकड़ने में, जिसको हम कह सकते हैं कितना 3 मिनट, तो 3 मिनट इज द करेक्ट आंसर। बोला गया है बाई व्हाट परसेंट शुड ए रेसर इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस टाइम बाई 25% टू कवर द फिक्स डिस्टेंस। क्या बोला गया है कि एक निश्चित दूरी कवर करनी है, तो जो लगने वाला टाइम है उसको 25% कम कर दिया, लेकिन जो धावक है उसको सेम टाइम में ही जाना है, तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले केस में और दूसरे केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जितनी पहले चलनी थी उतनी दूरी अब चलनी है, तो स्पीड और टाइम के रेशो रिवर्स हो जाएंगे। 25% कम किया है टाइम को, यानी 4 से 3 किया है, सेम टाइम में हमें वापस जाना है, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, एक चीज को आप अगर कम कर रहे हो तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 से 4 करना पड़ेगा। 3 से 4 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33, 1/3। अब ये तो हो गया समझाने वाली बात। आपको अगर सब कुछ पता था कॉन्सेप्ट, तो इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा पता था कि भाई 25% टाइम कम कर दिया मतलब 1/4 कर दिया, 4 से 3 कर दिया, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 3 से 4, 3 से 4 मतलब 1/3, 33%। लेकिन समझाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले एक विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, पहले 20% इंक्रीज हुआ है, देन इंक्रीज हुआ है 30%, यानी 2 बार इंक्रीज हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि अभी पॉपुलेशन कितनी होगी, देखो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 20 + 30 + 20 × 30/100। और ये कैलकुलेशन ऐसी है कि इसको आप दिमाग में ही कर सकते हो, 30 20 50 और ये कितना आ जाएगा 6 और आ जाएगा, यानी 56% इंक्रीज हो गई। अगर पहले पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी जो भी गिवन है, ये 56% इसका चाहिए हमें, तो इसका 56% निकाल लो।
ये कितनी है, 4 लाख है, 4 लाख का 56% मुझे चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 6 की 24, 2 असील और 4 5 20 और 2 22, यानी 2.24 लाख आ जाएगी। तो पॉपुलेशन अभी कितनी हो जाएगी करंट में, 4 लाख तो पहले थी, 2.24 और बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 6.24 लाख, 6.24 लाख। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स गुड एट लॉस ऑफ 40% ऑन द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर अपने सामान को 40% लॉस पर बेचता है, लेकिन 25% कम वेट तोलता है, ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। देखो 40% लॉस पे तोल रहा है, 40% कितना होता है, 2/5, यानी वो CPSP का रेशो निकाल रहे हैं हम यहाँ, 5 के सामान को वो 2 लॉस पे बेच रहा है, यानी 3 में बेच रहा है, लेकिन 25% वेट भी कम दे रहा है। अगर वेट की हम बात करें यहाँ पे, तो 25% कम दे रहा है, यानी 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 कम दे रहा है, 4 से 3 दे रहा है। और मैंने आपको बोला था जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 4, सॉल्व कर लो, 5 से 5 गया, तो 5 से 4 आ रहा है। तो ये जो अपना सेलर है ये कुछ थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसने सामान अपना बेच दिया लॉस पर, 1 के लॉस पर, 1/5 मतलब 20% के लॉस पर। जनरली वैसे कोई देगा नहीं लॉस पे आज के टाइम में, 20% का लॉस हो जाएगा। बोला गया एवरेज मार्क्स निकालने हैं ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक। हिस्ट्री के और इकोनॉमिक के एवरेज चाहिए, और ये डाटा क्या गिवन है, परसेंटेज मार्क्स। देखो यहाँ पे सवाल में इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि टोटल कितने मार्क्स में से ये हैं, तो नहीं दिया है तो भी हम 100 ही मान के करेंगे इसको कि 100 आउट ऑफ 100 में से ये मार्क्स मिले। हमें किसके चाहिए, एक तो हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के ये हो गए मार्क्स। चाहो तो इसमें तो डेविएशन भी लगा सकते हैं यार, 77 मान लो इसका एवरेज, ठीक है। तो 77 में देखो यहाँ तो डेविएशन है नहीं, यहाँ पे है, कितने का डेविएशन है, 3 का, और यहाँ पे 77 माना तो कितने का हो गया, 6 का, यानी 9 हो गया। इसको कितने 3 नंबर में बांट देंगे हम, 3 ही तो नंबर थे ये, तो 9/3, 3, यानी इसका एवरेज आ जाएगा 80। तो पहले वाले का तो 80 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 80 यहाँ पे, 80 यहाँ पे। सेकंड वाले का और देखते हैं, इसका एवरेज हम मान लेते हैं 74। अब डेविएशन देखो कितने का आया है, यहाँ पे 82 है, यानी 8 का डेविएशन यहाँ पे आया है, और यहाँ पे 86 है, 14 का डेविएशन यहाँ पे आया है। सही निकाला है ना हमने, 74 6 2 8, ठीक है, और 74 84, 12 का डेविएशन आएगा यहाँ पे। तो 12 और 8 20 को हमें बांटना है 3 नंबर में, तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा, 20/3 कितना होता है, 6 या 18, 3 6 18, 2/3 यानी 6.66 आएगा। और आपने पढ़ा ही होगा, अगर कोई नंबर 0.5 से बड़ा है तो उसको इंटीजर में मानना है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, 1। तो ये आ जाएगा अपना 74 और 6 कितना आ जाएगा, 80.66। तो इंटीजर में मानना है तो 81 मान लेंगे, क्योंकि सवाल में बोला था नियरेस्ट इंटीजर के लेना है। अगर 0.5 से कम है तो उसको माइनस ले लेते हैं, वरना प्लस ले लेते हैं, यानी 81 पहला ऑप्शन आ जाएगा। अपना DI का है, यहाँ पे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रिया एंड रीदा इन IP। IP में डिफरेंस पूछा है, तो IP सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे एक तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम मार्क्स 140 हैं, एंड इंग्लिश IP एंड बायोलॉजी में 180 है, तो 180 यहाँ पे है। और IP देखो यहाँ पे लिखा है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखते हैं, ये 2 डाटा हैं, और देखो यहाँ पे 0 से 20 है, फिर 40 है, यानी अगर इनके बीच में कोई नंबर आया, चूंकि ये दोनों लाइन के बीच की वैल्यू 20 है, तो इनके बीच में आएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये बीच में है एक, तो किस किस के बीच में, 130 और 140, नहीं सॉरी 120 और 140, यानी ये 130 हो जाएगा। ये भी बीच में है किसके, 140 और 160 के बीच में, यानी ये 150 हो जाएगा। तो हमें परसेंटेज मार्क्स का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो क्या हो जाएगा, एक को तो मिले हैं 150 आउट ऑफ 180, दूसरे को मिले हैं 130 आउट ऑफ 180। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसी का डिफरेंस पूछा है सवाल में, तो इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 18 को रहने देते हैं ऐसे ही, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1500 तो ऊपर आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 1300, 1500 माइनस 1300 कितना आ गया 200, 200/18, 200/18 को लिख सकता हूँ 100/9, और 100/9 देख के तो आपको समझ आ जाना चाहिए 1/9 11.11% होता है, यानी भाग देंगे तो ये 11.11% कट जाएगा। 1/9 11.11% होता है, और 1/11 होता है 9.09%, ठीक है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि इन पर सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोले गए आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द आर्टिकल प्रशांत सेल इतना रुपए एंड अर्न प्रॉफिट 28%। 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, यानी MP से SP का अगर मैं रेशियो लूँ तो कितना आ जाएगा 5 से 4। प्रशांत 2160 रुपये में किसी सामान को बेच रहा है जिसपे प्रॉफिट हो रहा है उसको 28%, तो CPSP का भी ले लेते हैं रेशियो। 28% कितना हो जाएगा 28/100, यानी 4 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4 से 28, और 4 से काटेंगे तो 20 टाइम, सॉरी 25 टाइम। तो 25 के सामान पर इसको प्रॉफिट हो रहा है 7 का, यानी 25 से 32। एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे तो दोनों को सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
अब बोल रहा है कि अगर आर्टिकल को वो विदाउट एनी डिस्काउंट बेचता है, बिना किसी छूट के बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होगा। यानी बिना किसी छूट के बेचेगा तो मतलब एमपी में बेचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए था, जो 2160 अमाउंट दिया, इसकी नीड हमें नहीं है, कोई नीड नहीं है हमें इसकी, हम रेशो से ही चीज़ों को बना लेंगे। अगर ये एमपी पे ही चीज़ों को बेचना चाहता है, कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो एमपी कितना है इसका 40, यानी ये अब इसका जो एमपी है वही सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो 40 में बेच रहा है। और जबकि इसका सीपी कितना था 25 था, इनका रेशो ले लो 5 5 25 5 8 40, 5 के सामान को हम 8 में बेच रहे हैं, 3 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 पर, और 3/5 होता है 60%, तो जो इसका प्रॉफिट परसेंट है वो 60% आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक बैग में क्या है, लाल और हरी मिठाई है जिनका रेशो 3:4 है। अगर हरी मिठाइयों की संख्या 120 है, बाद वाली वैल्यू ग्रीन थी, 4 की वैल्यू 120 है, कितना गुना है 30 गुना है, तो बैग में लाल मिठाई कितनी होंगी, 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 थी 90। ये भी कोई सवाल था। बोला नंबर 20, क्या बोला गया, 2 नंबर है जिनका सम 76 है, और द 3 टाइम द लार्जर नंबर इज 46 मोर देन द 4 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर। 2 नंबर एक्स और वाई मान लेता हूँ, तो एक्स प्लस वाई 76, हालांकि ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बट बेसिक से करवा रहा हूँ। बोला गया है बड़ी संख्या, मैं मान लेता हूँ कि एक्स बड़ा है वाई से, बड़ी संख्या का 3 गुना 3x, ये बराबर है कि इसके छोटी संख्या का 4 गुना यानी 4y, इससे भी 46 ज़्यादा, तो मैं कह सकता हूँ दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x - 4y बराबर 46। हमें x और y पूछा है, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हम कर लेंगे। देखो यहाँ -4y है और यहाँ y है, एक काम करते हैं, हम पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देंगे, जिससे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x और 3x 7x आ जाएगा। 4 से 76 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 होता, तो 4 गुना 280, फिर 4 से 6 और गुना होगा यानी 24 और हो जाएगा, मतलब 304। इसमें ऐड क्या करना है, दूसरा ये नंबर 46, यानी ये 350 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई 50, 7 5 35, यानी एक जो बड़ा नंबर है वो 50 आएगा। कितने ऐसे ऑप्शन थे जिसमें 50 थे, हालांकि यहाँ पे जब एक नंबर 50 निकल चुका है, दोनों का सम 76 है, तो दूसरा 26 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक लैपटॉप चार्जर को इतने रुपए नगद या फिर 1340 रुपये कैश और 1 महीने के बाद 1205 रुपये के भुगतान पर बेचा जाता है, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। देखो कोई लैपटॉप चार्जर है अपने पास, कितने रुपए में अवेलेबल है, 2540 रुपये में, या फिर 1340 रुपये तो कैश, यानी 1340 हमने कैश दे दिया, तो कितना पैसा बचा 1200 रुपये, यानी अभी 1200 रुपये और देना था। 1340 तो हमने कैश दे दिया, 1200 और देना था, और 1 महीने के बाद इसने कितना पे किया है, 1205 पे किया है। यानी यहाँ पे सिंपली समझ आ रहा है, 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है, 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितने हैं, 5 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालते हो, अगर 1 महीने का 5 है तो मैं कह सकता हूँ 12 महीने का कितना इसको इंटरेस्ट देना पड़ता, 60 रुपये, तो 60 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है किस पर, 1200 रुपये पर, तो 60/1200, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 12 5 60, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ट्राइंगल PQR एक त्रिभुज है जिसमें MN एक क्या है, लाइन सेगमेंट है जो M और N पर टच करता है, और MN और QR पैरेलल है। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ट्राइंगल क्या है, PQR, M और N एक लाइन सेगमेंट है, जो लाइन PQ को मिलता है पॉइंट M पर और लाइन PR को मिलता है पॉइंट N पर, और इस तरीके से है कि ये वाली लाइन MN पैरेलल है QR के, एंड PQR को 2 पार्ट्स में बांटता है। ट्राइंगल PQR को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसका एरिया और इस पार्ट का एरिया, ट्राइंगल PQR को ये वाली लाइन 2 पार्ट में बांट रही है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले चीज का एरिया और नीचे वाले चीज का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है MQ, और आगे इसने वैसे बोल भी दिया कि दोनों के एरिया इक्वल है, 2 पार्ट में बांट रहा है तो सिंपल सी बात है, एरिया तो इक्वल हो ही जाएंगे। बोला गया कि MQ रेशियो PQ हमें बताना है। देखो दोनों ट्राइंगल अपने क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा, अगर ये फाई है पैरेलल लाइन है तो ये भी फाई, और ये वाला एंगल कॉमन है, यानी ट्राइंगल PMN सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PQR के। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं और हमें साइड क्या चाहिए, PM और MQ इस वाली लाइन पे आ रहे हैं, यानी अगर ये पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूँ PM और क्या, इस वाले ट्राइंगल की साइड PM और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड PQ निकाल सकते हैं ना। हमें पता है कि अगर मैं इनके एरिया की बात करूं, तो एरिया का अगर मैं रेशो की बात करूं, इन ट्राइंगल के एरिया, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इस वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल PMN का एरिया 1 है और कंप्लीट का 1 और 1 2 है। अगर एरिया का रेशो ये है और ये क्या है, साइड का रेशो, तो साइड का क्या हो जाएगा, इसका रूट, यानी 1/√2। अब सवाल में जो पूछा है वो निकाल देते हैं। सवाल में पूछा है MQ/PQ, तो MQ
कैसे निकलेगा, एम क्यू कैसे निकलेगा, पूरी लेंथ पी क्यू कितना है अपने पास √2, इसमें से माइनस करना पड़ेगा पी एम, और पी एम आया 1 डिवाइड बाई पी क्यू, और पी क्यू हमें पता है कितना √2, यानी आंसर आ जाएगा √2 - 1 अपॉन √2। ये वाला ऑप्शन पहले भी कई बार आया है, सिमिलर करके सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम अ सर्कल रेडियस जिसकी आर यूनिट है, लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कट आउट। एक सर्कल से हम लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल काट रहे हैं, तो आपको पता है इसमें क्या यूज होगी, सर्कम रेडियस कैपिटल आर होगी, परित्रिज्या, ठीक है, परित्रिज्या कैपिटल आर। मान लो यहाँ इसका सेंटर है, तो इसमें ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों एंगल 60 60 60 है अपने पास, तो डायरेक्ट रिलेशन पता है। अगर कैपिटल आर निकालते हैं तो a/√3 होता है, इन केस स्मॉल आर भी निकालना होता तो a/2√3 होता है। और ये भी पता है आपको कि जो सर्कम रेडियस है वो इन रेडियस से तो बड़ी होगी, आर कैपिटल आर बड़ा होता है स्मॉल आर से, तो बस यहाँ से निकाल लो। हमसे पूछा है साइड क्या होगी, तो साइड क्या हो जाएगी, √3 × r। अब यहाँ पे रेडियस इन्होंने स्मॉल आर दी है, तो इस केस में कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, यानी a = √3 टाइम ऑफ r, ये साइड हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बोला गया इंक्रीजिंग नंबर 20% गिव्स 240, फाइंड द नंबर। अगर एक नंबर को हम 20% बढ़ा रहे हैं तो उससे वो 240% प्राप्त होता है। कोई नंबर 20% था, 20% क्या होता है 1/5, यानी चाहो तो ऐसे चलो 100 से कर लेते हैं। अगर कोई नंबर 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 था नंबर, 20% बढ़ गया 120% हो गया, 120% की वैल्यू 240 दे दी, यानी जस्ट डबल है। नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। लास्ट सवाल देखते हैं शिफ्ट का। बोला गया कि सरफेस एरिया बताना है कार्ड बॉक्स का जिसके क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ गिवन है अपन को 60, एल 60 गिवन है, और विड्थ है वो हाफ है लेंथ का, यानी विड्थ कितनी हो जाएगी 30, और हाइट 1/3 है विड्थ का, यानी हाइट कितनी हो जाएगी, विड्थ 30, 30 का 1/3 यानी 10। हमसे पूछ रहा है एरिया, तो एरिया क्या होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी 60 × 3 1800, प्लस वी एच यानी 30 × 10 300, प्लस एच एल यानी 60 × 10 600। 18 और 3 21 और 6 27, 27 का डबल 54, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5400, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था शिफ्ट का। अभी अपनी कितनी शिफ्ट बची है, 3 शिफ्ट और बची हैं बस। ठीक है, वो भी मैं अभी जल्दी से खत्म करवा देता हूँ आज ही। बाकी सेशंस को शेयर करो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। ठीक है।